नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों, बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन के आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका हिंदी का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर इस क्वेश्चन के आंसर लिखना होगा, तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है कि ई शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। यानी कि क्वेश्चन के अंदर ई शिक्षण की उपयोगिता पूछा गया है और ई शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। अब दोस्तों, ई शिक्षण क्या होता है? तो ई शिक्षण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण, यानी कि आप अपनी भाषा में कह सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई। यानी कि ऑनलाइन जो पढ़ाई चल रही है आज के टाइम में, ऑनलाइन पढ़ाई की क्या उपयोगिता है, ऑनलाइन पढ़ाई की उपयोगिता स्पष्ट करना है और ऑनलाइन पढ़ाई के क्या प्रमुख दोष हैं, उन प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर ऑनलाइन पढ़ाई की उपयोगिता पूछा जा रहा है। उसके बाद ऑनलाइन पढ़ाई के क्या दोष हैं, कौन कौन से प्रमुख दोष हैं, उन प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ई शिक्षण, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ई शिक्षण के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा ई शिक्षण। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा उपयोगिता, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में ई शिक्षण की उपयोगिता पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा ई शिक्षण की उपयोगिता। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ई शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रमुख दोष, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर ई शिक्षण के प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा प्रमुख दोष। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे। यानी कि जो ई शिक्षण है, सबसे पहले हम लोग ई शिक्षण का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट देकर हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे परिभाषा। यानी कि ई शिक्षण का सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर दोस्तों पहला हेडिंग हम लोग का हो जाएगा परिभाषा। अब दोस्तों परिभाषा के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों परिभाषा जो हेडिंग हम लोगों ने लिखा है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 5 से 6 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों परिभाषा के अंदर, यानी कि ई शिक्षण की परिभाषा के अंदर आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 5 लाइन 6 लाइन आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको लिख लेना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देकर आपको दूसरा हेडिंग क्या लिखना है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा हेडिंग लिखने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपका जो पहला पॉइंट दिया हुआ है ई शिक्षण, आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट को ले लेना है और पहले पॉइंट को लेकर के यहाँ पे दूसरे हेडिंग में लिखना है ई शिक्षण का अर्थ। यानी कि ई शिक्षण का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है ई शिक्षण का अर्थ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण का अर्थ। यानी कि ई शिक्षण का क्या अर्थ होता है, ऑनलाइन पढ़ाई के क्या मतलब होता है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरे हेडिंग में लिखेंगे ई शिक्षण का अर्थ। अब दोस्तों जब आप दूसरा हेडिंग लिख लेंगे ई शिक्षण का अर्थ, तो दूसरे हेडिंग के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 10 से 12 लाइन या फिर आपको जितना भी याद है, आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आंसर में इसके हेडिंग में, यानी कि जो आपका दूसरा हेडिंग है ई शिक्षण का अर्थ, आपको क्या करना है कि दूसरे हेडिंग में इसके आंसर में आपको 10 लाइन 12 लाइन आपको जितना भी आता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अपने मन से बना करके
लिख लेना है। और जब आप यहाँ पे आंसर के अंदर 10-12 लाइन लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर आपको तीसरा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको तीसरा हेडिंग लिखना है ई शिक्षण की विशेषता, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई की क्या विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है ई शिक्षण की विशेषता, यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई की विशेषता। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा आपका ई शिक्षण की विशेषता, यानी कि ई शिक्षण की क्या विशेषता होती है। यहाँ पे दोस्तों आपको ई शिक्षण की विशेषता लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरा हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण की विशेषता। अब दोस्तों तीसरे हेडिंग में आपको क्या करना है, ई शिक्षण की विशेषता में आपको क्या लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 13 से 14 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है, यहाँ पे दोस्तों ई शिक्षण की विशेषता वाले हेडिंग में आपको उतना लिख देना है जितना आपको आता है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों चौथा पॉइंट देकर आपको चौथा हेडिंग क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको चौथा हेडिंग लिखना है ई शिक्षण के लाभ, यानी कि ई शिक्षण के क्या लाभ हैं। यहाँ पे दोस्तों ई शिक्षण की उपयोगिता पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग ई शिक्षण के लाभ लिखेंगे, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है आज के टाइम में उसके क्या लाभ हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ई शिक्षण के लाभ लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा चौथा हेडिंग हो जाएगा ई शिक्षण के लाभ। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे ई शिक्षण के लाभ, यानी कि ई शिक्षण के क्या लाभ है। यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में हम लोग ई शिक्षण के लाभ लिखेंगे। और यहाँ पे दोस्तों चौथा हेडिंग लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों चौथे हेडिंग में हम कम से कम 12 से 13 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है। और जब आप यहाँ पे आंसर लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको पाँचवा पॉइंट देना है। और यहाँ पे दोस्तों पाँचवा पॉइंट देकर आपको पाँचवा हेडिंग क्या लिखना है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको पाँचवा हेडिंग लिखने के लिए क्या करना है, यहाँ पे जो आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है उपयोगिता, आपको क्या करना है कि दूसरे पॉइंट को ले लेना है और दूसरे पॉइंट को लेकर के पाँचवें हेडिंग में लिखना है इस शिक्षण की उपयोगिता, यानी कि इस शिक्षण की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों पांचवें हेडिंग में आपको लिखना है इस शिक्षण की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों पांचवा हेडिंग हो जाएगा इस शिक्षण की उपयोगिता, यानी कि इस शिक्षण की क्या उपयोगिता है। यहाँ पे दोस्तों पांचवें हेडिंग में आपको इस शिक्षण की उपयोगिता लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों जब पांचवा हेडिंग लिख लेंगे इसके अंदर क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों आपको आंसर में कम से कम 13 से 14 लाइन या फिर आपको जितना आता है इतना दोस्तों यहाँ पे इस शिक्षण की उपयोगिता वाले हेडिंग में आपको आंसर में लिख देना है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको छठा पॉइंट देना है। और छठा पॉइंट देकर यहाँ पे दोस्तों आपको क्या लिखना है, यहाँ पे दोस्तों छठे हेडिंग में आपको लिखना है इस शिक्षण के प्रमुख दोष, यानी कि आपका जो चौथा पॉइंट दिया हुआ है प्रमुख दोष, आपको क्या करना है कि चौथे पॉइंट को ले लेना है। और चौथे पॉइंट को लेकर के यहाँ पे आपको छठे हेडिंग में लिखना है इस शिक्षण के प्रमुख दोष, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है उसके कौन कौन से प्रमुख दोष हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इस शिक्षण के प्रमुख दोषों को लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा इस शिक्षण के प्रमुख दोष। अब दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई के प्रमुख दोष वाले हेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग कम से कम यहाँ पे दोस्तों हम कम से कम 14 से 15 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको अपने मन से बना करके लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों जब अपने मन से बना करके लिख देंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों इस शिक्षण के प्रमुख दोषों में जितने भी दोष है इसके, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको दोस्तों यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इसके प्रमुख दोषों को इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देके इसका पहला दोष लिखेंगे, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है ई शिक्षण है उसके कौन कौन से दोष हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग उसके दोषों को लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला दोष ये है कि कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि जो यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाई होता है यहाँ पर दोस्तों टीचर का और शिक्षक के बीच में कोई संपर्क नहीं होता है, सीधा संपर्क नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे जो है कि एक मोबाइल होता है और एक इंटरनेट होता है, उसके बीच में दोस्तों डायरेक्ट शिक्षक से कोई संपर्क नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी कि जो टीचर होता है टीचर का बच्चे के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका पहला दोष ये है कि कोई नियंत्रण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसका पहला दोष लिखेंगे कोई नियंत्रण नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों पहला दोष हो जाएगा कोई नियंत्रण नहीं। और यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों कम से कम 3 से 4 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों आपको लिख लेना है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा दोष लिखना है टेक्नोलॉजी पे आधारित, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है दोस्तों ये टेक्नोलॉजी पे होती है। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है तभी आप कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इसका दूसरा हानि है टेक्नोलॉजी पे आधारित। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे टेक्नोलॉजी पे आधारित, यानी कि टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, इसलिए दोस्तों इसका दूसरा हानि है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी वही पढ़ पाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। अब दोस्तों जब दूसरा यहाँ पे हानि लिख लेंगे टेक्नोलॉजी पर आधारित, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन इसका हानि लिख देना है। फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों इसका हानि लिख देना है। और जब यहाँ पे लिख लेंगे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट देना है। और यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा हानि आपको लिखना है कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई होता है दोस्तों उसके अंदर कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा हानि होता
है कोई व्यवहारिक, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, तो यहाँ पर दोस्तों इसका तीसरा हानि हो जाएगा कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, यानी कि इसके अंदर कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है, कोई भी कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे इसका तीसरा हानि कोई व्यवहारिक कार्य नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे जब यहाँ पे लिख लेंगे कोई व्यवहारिक कार्य नहीं, यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 3 से 4 लाइन 5 लाइन को जितना भी आता है यहाँ पे दोस्तों आपको बना करके लिख देना है। और जब आप यहाँ पे लिख लेंगे कोई व्यवहारिक कार्य नहीं में, तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो छठा हेडिंग है ई शिक्षण के प्रमुख दोष, यहाँ पे दोस्तों आपने इसका हेडिंग कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपने इसके अंदर कोई नियंत्रण नहीं लिख लिया, टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है ये दूसरा लिख लिया। उसके बाद कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है, यानी कि ई शिक्षण के प्रमुख दोष वाले हेडिंग में आपने यहाँ पे प्रमुख 3 दोष लिख लिया। अब दोस्तों आगे आपको क्या करना है, अगर आगे आपको कोई पॉइंट याद आता है तो यहाँ पर दोस्तों आप आगे लिखेंगे, नहीं याद आता तो क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि लास्ट में दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट याद नहीं आता है तो उस कंडीशन में क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको लास्ट में निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पर दोस्तों लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। और निष्कर्ष में आपको कम से कम 8 से 9 लाइन या फिर आपको जितना भी आता है यहाँ पर दोस्तों आपको बना करके लिख देना है। और जब आप निष्कर्ष लिख लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक बार हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ था कि शिक्षण की उपयोगिता स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख दोषों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा लिखा, उसके बाद ई शिक्षण का अर्थ लिखा, उसके बाद तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने ई शिक्षण की विशेषता लिखा, उसके बाद चौथे हेडिंग में हम लोगों ने ई शिक्षण के लाभ लिखा, उसके बाद 5वें हेडिंग में हम लोगों ने ई शिक्षण की उपयोगिता लिखा, उसके बाद 6ठे हेडिंग में हम लोगों ने ई शिक्षण के प्रमुख दोष लिखा। और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 3 दोष इसके लिखे। पहला इसका दोष है कोई नियंत्रण नहीं होता है, दूसरा दोष हम लोगों ने लिखा कि टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है, और यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने तीसरा दोष लिखा कोई व्यवहारिक कार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 6ठे हेडिंग में इसके दोष लिख लिए और लास्ट में दोस्तों जब कोई भी पॉइंट याद नहीं आता है तो लास्ट में दोस्तों हम लोगों ने निष्कर्ष लिख लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हेडिंग कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों एग्जाम में आपको क्या करना है कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए, आंसर लिखने के लिए आपको इस तरीके से सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।